हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12th जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है और नोट्स हमारे पास हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और आई होप अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए और अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। तो चलिए, हमारे पास इनकम टैक्स सब्जेक्ट हमने शुरू किया है। उसमें हमारे पास चैप्टर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बीकॉम की बात करें या फिर किसी भी और एग्जाम की बात करें जिसमें इनकम टैक्स सब्जेक्ट है, वहां पर इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। और खास तौर पे अगर आप न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें से न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो यहाँ पर एक टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो एक टॉपिक सेकंड चैप्टर का रहता है, दैट इज अ स्कोप ऑफ इनकम। और फिर हम देखेंगे किस तरीके से जो स्टेटस है और ये जो स्कोप ऑफ इनकम का टॉपिक है वो साथ में मिलाकर आपके पास एक क्वेश्चन आता है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक था स्कोप ऑफ इनकम। यानी जब हमने आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने बताया था कि किसी भी पर्सन के ऊपर, अब जब हम पर्सन बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सन का मतलब क्या है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, इन सब की बात हम कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी पर्सन पर टैक्स इंपोज करते हैं या टैक्स लगाती है टैक्स अथॉरिटी, तो दो बातों का जानना जरूरी है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा। अब हम ये देखेंगे कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो जब न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो ऐसा ही आता है। और जनरली अगर आप बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी यूनिट में से यानी इसी चैप्टर में से पूछा जाता है आपके पास। तो उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाएगा कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए। और रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद सोर्स ऑफ इनकम दे रखी होंगी और आपको बताना होगा कि उसके हैंड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। अब देखिए, ये हमारे आपके सामने एक टेबल बनाया है और यही हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो तीन थे। ऑर्डनरी रेजिडेंट हो सकता है कोई भी इंडिया का, या तो नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उन्हें ही पार्ट 2 समझ में आएगा। तो अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 को क्लियर कीजिए। तो आपके पास जैसे ही आपने रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लिया, तो फॉर एग्जांपल हमने रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लिया, या तो वो पर्सन ओआर होगा या एनओआर होगा या एनआर होगा। अब मान लीजिए आपके पास कोई इनकम लिखी हुई है, ठीक है। उस इनकम में अगर आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, देखिए वो ड्यू कहीं भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, अगर आपको ये वर्ड मिल जाए ना, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो आपने ये बात याद रखनी है, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे आपके पास नॉन रेजिडेंट है, तीनों के केस में ये इनकम टैक्सेबल होगी। यानी अगर आपको ये लिखा मिल जाए कोई भी इनकम है, रेंटल इनकम, प्रॉफिट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो आपका किसी भी तरीके का स्टेटस है, आपकी ये इनकम डेफिनेटली टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। तो हमने यहाँ पर यस लगा दिया। उसके बाद सेकंड है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। देखिए, एक होता है रिसीव्ड इन इंडिया मतलब मिल गई, डीम्ड टू बी रिसीव्ड मतलब मिल सकती है, या इस तरीके से हो गई है कि अब आपको मिल ही जाएगी। तो डीम्ड टू को आप कह सकते हो फ्यूचरिस्टिक है, मिल सकती है। तो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर ऐसा भी कुछ है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है कि आपको मिलने वाली है, ये तो हो गया मिल गई। या इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मिलेगी, ये भी फाइनल हो चुका है कि आपको मिलेगी, आपने कोई वर्क किया उसकी फीस मिलेगी, ठीक है। तो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर ये शब्द भी नजर आ जाए तब भी तीनों में से कोई भी स्टेटस होगा तो वो इनकम टैक्सेबल होगी, राइट। तो ये दोनों पॉइंट तो मोर और लेस सेम हो गए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। बस ये फ्यूचरिस्टिक है कि अभी मिली नहीं है, मिलेगी, और यहाँ पर वो मिल चुकी है। ऐसे ही आपके पास थर्ड और फोर्थ पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, इनकम एक्रू और अराइज या ड्यू इन इंडिया। अगर इनकम ड्यू हुई है, अभी रिसीव नहीं हुई, ड्यू हो चुकी है, यानी आपने वर्क कर दिया है कंप्लीट लेकिन आपको मिली नहीं है, ठीक है। इनकम ड्यू और एक्रू इन इंडिया, तब भी आपके पास कोई भी स्टेटस हो, इनकम तीनों ही स्टेटस में, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एनआर, तीनों के केस में टैक्सेबल होगी। सिमिलरली इनकम डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, यानी अगर कोई इनकम इंडिया में एक्रू होने वाली है, ड्यू होने वाली है, तब भी आपके पास ये तीनों स्टेटस में टैक्सेबल है। तो देखिए, चार पॉइंट बहुत क्लियर हैं। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या डीम्ड टू रिसीव्ड, या रिसीव हुई या रिसीव होने वाली है, ड्यू हो गई या ड्यू होने वाली है, इन चारों ही केसेस में बहुत क्लियर कट है आपके पास कि आपके पास रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, आपकी ये इनकम टैक्सेबल इंडिया में जरूर होगी।
अब ये जो लास्ट के 3 पॉइंट है, इन पे डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है। देखिए, इनकम रिसीव्ड और ड्यू आउटसाइड इंडिया, यानी आप मान लीजिए कहीं पर बाहर हैं, लंदन ले लीजिए, अमेरिका, कुछ भी कोई भी कंट्री ले लीजिए, उस कंट्री में यूएसए में है, इनकम रिसीव्ड और ड्यू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिज़नेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर अगर रतन टाटा जी का कोई बिज़नेस अमेरिका में है, ठीक है? अब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहीं पे इनकम ड्यू हो रही है, वहीं रिसीव हो रही है। बट उस बिज़नेस का जो कंट्रोल है वो इंडिया से जा रहा है, क्योंकि उसका कंट्रोल इंडिया से जा रहा है, या किसी प्रोफ़ेशन का कंट्रोल भी अगर इंडिया से जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, इन 2 रेज़िडेंशियल स्टेटस में, यानी ऑर्डिनरी रेज़िडेंट अगर वो इंडिया का है या नॉन ऑर्डिनरी रेज़िडेंट है, तो इन दोनों के केस में तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर नॉन रेज़िडेंट है तो उसमें टैक्सेबल नहीं होगा। वेरी ऑब्वियस, इनकम वहीं ड्यू हुई, वहीं रिसीव हुई, और ये पर्सन हमारे इंडिया का रेज़िडेंट भी नहीं है, नॉन रेज़िडेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पर टैक्स इंडिया में नहीं देगा, राइट? फिर आता है आपके पास इनकम रिसीव्ड और ड्यू आउटसाइड इंडिया, बिज़नेस का कंट्रोल भी बाहर से है। अब क्या कह रहा है, इनकम आपको रिसीव हुई बाहर, और ड्यू भी बाहर हुई, और उसका जो कंट्रोल था वो भी बाहर था। तो ऐसे केस में सिर्फ एक इंसान को टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हमारे इंडिया का ऑर्डिनरी रेज़िडेंट है। देखिए, जो ऑर्डिनरी रेज़िडेंट है, जो कि इंडिया में ही रिसाइड करता है, तो आप देखिए उसमें सारे टिक हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यानी जब आपने किसी का स्टेटस निकाला ऑर्डिनरी रेज़िडेंट, जब वो है इंडिया का रेज़िडेंट, वो कहीं से भी पैसा कमाए, उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? तो जो 6th पॉइंट है उसमें है कि इनकम बाहर ड्यू हुई, बाहर रिसीव हुई, और उसका बिज़नेस भी कंट्रोल भी बाहर ही था, यानी कोई फॉरेन कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी, यूएसए कंपनी थी, वहीं पे कमाया, वहीं पे ड्यू हुआ, और जो पर्सन था लेकिन वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेज़िडेंट था, तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेज़िडेंट और नॉन रेज़िडेंट, इन दोनों के केस में ये टैक्सेबल नहीं है, राइट? लास्ट है हमारे पास इनकम अर्न्ड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम अर्न्ड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर रिमिटेड टू इंडिया। अगर इस तरीके की कोई इनकम है जो आपने बाहर कमाई, बाहर रिसीव करी, लेकिन बाहर से इंडिया में सिर्फ ट्रांसफर कर दी, जैसे हमारे यहाँ के बाहर बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, उसके बाद वहां कमाने लग जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स को इनकम भेज देते हैं, तो ये किसी भी केस में आपके पास टैक्सेबल नहीं होगा। और एक और, अगर आपके पास कोई पास्ट सेविंग्स मेंशन होगी तो वो भी आपके पास टैक्सेबल नहीं होगा। अब आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। आपकी ये वाला जो टेबल है बहुत काम आने वाला है, बिकॉज़ इसका फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट, नहीं तो आप कहीं पे भी जाइए आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये टॉपिक और रेजिडेंशियल स्टडीज का टॉपिक इकट्ठा आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अब देखिए आपके पास 2015 नवंबर का पेपर है, ये बीकॉम ऑनर्स का है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, डिफाइन प्रीवियस ईयर, इन्यूमरेट द केसेस इन व्हिच द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ये हमने आपको चैप्टर 1 में बताया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन देनी है, देखिए 5 मार्क्स का है। तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन देनी है, प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन व्हिच इनकम इज अर्न्ड। अब वो केसेस बताने हैं जहां पर इनकम उसी साल में, जिस साल कमाई जाती है उसी साल टैक्सेबल हो जाती है। तो हमने आपको 4 या 5 केसेस कराए थे, जैसे कि अगर कोई पर्सन अपने बिज़नेस को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर देगा, या फिर कोई पर्सन हमेशा के लिए इंडिया को छोड़ के चला जाएगा, या फिर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो एक प्रोजेक्ट और इवेंट के लिए ही बना है, या कोई भी पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है या सेल कर रहा है ताकि वो टैक्स को अवॉइड कर सके, या फिर कोई शिप नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो कि क्रू मेंबर है शिप का। तो ये हमने 5 केसेस आपको बताए थे जिसमें जिस साल में इनकम अर्न करी जाती है उसी में टैक्सेबल होती है। तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, हम आपको वीडियो में वही क्वेश्चन जो है लिखेंगे, ताकि आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपको आसानी हो। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑलरेडी जो फर्स्ट वीडियो है, सिर्फ एक वीडियो में आप देखिए 5 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारे पास, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपके पास, और देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। व्हाई अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 आफ्टर बीइंग बोर्न इन ढाका ऑन मार्च 5th 1957 ही सेटल्ड इन यूएसए इन द ईयर 1985। तो 1985 में वो यूएसए में जाके सेटल हो जाता है। सिंस देन ही इज विजिटिंग इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर। तो आप अगर बात करें तो ये अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, क्योंकि ढाका तब तक इंडिया का पार्ट था। तो आपके पास अनडिवाइडेड इंडिया में ये पैदा हुए, इसलिए इंडियन ओरिजिन तो कहलाएंगे, है ना? अब ये इंडियन ओरिजिन हो गए। अगर आपको याद हो, जब हम बेसिक कंडीशन चेक करते हैं, जब हम बेसिक कंडीशन चेक करते हैं तो बेसिक कंडीशन में आपके पास, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोई भी अगर इंडियन ओरिजिन वाला इंसान हो, ठीक है, पर्सन हो, और वो इंडिया को छोड़ के चला गया, बाहर सेट हो गया, और वो इंडिया को सिर्फ विजिट करने आता है, कुछ याद आया,
बेसिक कंडीशन जो आपकी है, सबसे पहले अगर हमें इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब बेसिक कंडीशन में क्या है, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, राइट? हमें ये चेक करना पड़ेगा ना सबसे पहले, 2 डेज और मोर। देखिए आपने क्वेश्चन में ये जरूर लिखनी है, सबसे पहले आप बेसिक कंडीशन लिखिए और उसके बाद चेक करिए। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है यही चेक होगी, सेकंड कंडीशन इसमें चेक नहीं हो सकती, क्योंकि हमने आपको सेकंड कंडीशन में 3 एक्सेप्शंस कराए थे, उनमें से वाई जो है एक एक्सेप्शन में लाई करते हैं, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन पर्सन थे और इन्होंने क्या कहते हैं इंडिया को छोड़ा और उसके बाद ये सिर्फ इंडिया में विजिट करने आते हैं। तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था जिसमें सेकंड पॉइंट में ये एक्सेप्शन आता है, तो उनको ये सेकंड पॉइंट बेसिक कंडीशन का अवेलेबल नहीं होता। तो अगर वाई का रेजिडेंशियल स्टेटस मेजर किया जाएगा तो सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन से मेजर करा जाएगा। तो पहले आप फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी लिखिए। अब आप देखिए तब से ये इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं 100 डेज फॉर एवरी ईयर। तो अगर हम प्रीवियस ईयर 20-21 की बात करें तो इन्होंने 100 डेज ही रिसाइड किया होगा, क्योंकि 100 डेज रिसाइड करा तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो आपने ये लिखना है, वाई डजंट सेटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ staying 182 days or more because he is staying in India for 100 days, ठीक है, which is less than 182 days, thereby the residential status of Y is नॉन रेजिडेंट, क्योंकि जो आपके पास बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, फर्स्ट या सेकंड, अब क्योंकि सेकंड इनके पास अवेलेबल नहीं थी तो फर्स्ट से ही हमने चेक करना था, अब क्योंकि फर्स्ट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे इसलिए ये क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट बन गए। तो यहां पर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है सबसे पहले कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस इनका क्या है। तो बेसिक कंडीशन लिखिएगा दोनों, फिर आप बताइएगा कि एक्सेप्शनल केस में लाई करते हैं तो उनको सेकंड कंडीशन अवेलेबल नहीं है, फिर फर्स्ट कंडीशन आपने देखी तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। देखिए हमारा काम समझाने का, आई होप आप इसका जो मैटर है वो खुद से बनाकर बड़े आराम से लिख सकती हैं, राइट? अब जब हमने स्टेटस इनका तय कर लिया कि ये नॉन रेजिडेंट है, तो हमें अभी अभी जो हमने चार्ट पढ़ा था उसके बिहाफ पर ही इनकी इनकम टैक्सेबल करनी है। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट की बात करें उस चार्ट के हिसाब से, नॉन रेजिडेंट के केस में 4 चीजें प्योरली टैक्सेबल हैं, जो इनकम इंडिया में रिसीव होगी या इनकम में इंडिया में ड्यू होगी, इसके अलावा कोई भी इनकम नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं थी, है ना? अगर आप उस चार्ट को अगर आपने लिखा है रजिस्टर में तो आप चेक करिए, तो अब इसी बेस पर हमारा क्वेश्चन होगा। तो ये हमें सोर्स ऑफ इनकम दे रखी है इनकी और हमें टैक्सेबल करना है, राइट? तो देखिए सबसे पहला है आपके पास, compute his taxable income particular of which are furnished below for the previous year 2021 relevant to assessment year 21-22। तो assessment year 2021 है और previous year आपका ये है। Interest on American Development Bond, ठीक है, ये इंटरेस्ट आपको अमेरिकन डेवलपमेंट बॉन्ड पे मिला है, तो अमेरिकन कंपनी है, उनके बॉन्ड्स हैं। 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, बस ये जो कहानी आ गई ना, अगर इसे पहले होता तो फिर मैं इसको छोड़ देती, मैं इसे टैक्सेबल नहीं करती। तो इसने बोला 50% जो इसका इंटरेस्ट है वो इंडिया में मिला है। तो जब ये वर्ड मिल जाए कि इंडिया में मिला है या इंडिया में ड्यू हुआ है, तो नॉन रेजिडेंट के केस में वही एक चीज है जो टैक्सेबल होगी। तो देखिए अब हमने ये पॉइंट दोबारा नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने आपको समझा दिया है, डैश डैश छोड़ दिया, बट आपने एग्जाम में पूरा लिखना है। तो सीरियल नंबर, सोर्स ऑफ इनकम, अमाउंट या वाई का जो है इनकम टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 92,000 टैक्सेबल नहीं होगा जितना इंडिया में मिला। तो इंडिया में कितना मिला, 46,000, यानी इसका आधा। तो हम 46,000 रुपीज यहाँ पर टैक्सेबल कर देंगे, राइट? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा हो गया डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन यूएसए। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का कोई रोल नहीं है ना, जर्मन कंपनी थी, यूएसए में पैसा मिला, तो इसके तो टैक्सेबल होने के कोई चांसेस ही नहीं है, तो इसे हमने छोड़ दिया डैश। ठीक है जी, सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, नॉन रेजिडेंट में, जो इंडिया में मिलेंगी या इंडिया में ड्यू होंगी, राइट? चलिए अब है नेक्स्ट, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर। तो शेयर बेचकर कुछ गेन हुआ है ना, ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, तो बस इंडिया में रिसीव हुआ। अब एसटीटी से कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे तो जब आप पूरा इनकम टैक्स पढ़ लेंगे तब आपके लिए इजी हो जाएगा। शॉर्ट टर्म टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, वो आपने पे नहीं करा। पर आप देखिए इनकम आपको मिली इंडिया में और ड्यू भी इंडिया में, क्योंकि इंडियन कंपनी थी, तो ये 90,000 रुपीज डेफिनेटली टैक्सेबल होंगे, क्योंकि हर किसी के केस में टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो। अगर आपकी इनकम इंडिया में रिसीव हो या इंडिया में ड्यू हो, वो टैक्सेबल जरूर होगी, राइट? चलिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। तो देखिए मुंबई में बिजनेस है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में ही ड्यू होगा, रिसीव जहां मर्जी हो। तो इसका मतलब ये ड्यू कहाँ हुआ है, इंडिया में। तो अगर हमें ड्यू इंडिया में मिल जाए या रिसीव इंडिया में मिल जाए तो डेफिनेटली वो टैक्सेबल हो जाता है, राइट? तो ये 64,000 भी आपके पूरे टैक्सेबल हो गए, क्योंकि इंडिया में ड्यू हुआ है, क्योंकि मुंबई की कंपनी है। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एट मुंबई। सेम, मुंबई में प्रॉपर्टी है तो मुंबई में ही ड्यू हुई है, रिसीव भी मुंबई में हुई है। तो ये 1,92,000 भी आपके पास पूरा आ गया। प्लीज आप डैश डैश नहीं डालेंगे, आपने पूरा लिखना है। अभी हम टाइम बचाने के लिए बस आपको सीधे समझा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है ही यहाँ पर। देन है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अब देखिए इंडिया में अगर कोई प्रोफेशन सेटअप है, ठीक है, इन यूएसए, रिसीव्ड देयर,
इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी इनकम ऐसे प्रोफेशन से हो या ऐसे बिजनेस से हो जिसका कंट्रोल तो इंडिया में हो, लेकिन आपको इनकम बाहर से मिले, तो नॉन रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल नहीं होता। उस टेबल को जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन कितना स्मूथली हो रहा है, राइट? देन डिविडेंड फ्रॉम पीक्यू लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी है तो इंडिया में ही ड्यू हो रहा है और कुछ लिखा नहीं है तो हम ये मानेंगे इंडिया में ही रिसीव हो रहा है, तो ऐसे केस में तो नॉन रेजिडेंट भी टैक्स देगा, है ना? कैश गिफ्ट रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, तो इंडिया में ही रिसीव हुआ है तो आपके पास कैश गिफ्ट तो टैक्सेबल हो गया 1 लाख रुपए का। तो बस आपके पास ये सारी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो गई। अब हमें क्या करना है, इन सभी इनकम का टोटल करना है और टोटल करके इनकी क्या आ जाएगी आपके पास टैक्सेबल इनकम। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंट ही देखते हैं। 2019 दिसंबर में ये क्वेश्चन आया है, बीकॉम ऑनर्स। देखिए अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करें या बीकॉम पास की बात करें, सेम पैटर्न रहता है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करें हल्का सा टफ होता है, बाकी कुछ नहीं होता। मोर और लेस आप देखेंगे सेम क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। अगर आप अपना 10 ईयर खोल के देखेंगे तो वहां पर भी आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। मिस्टर पंकज कपूर 50 ईयर ओल्ड एंड इंडियन सिटीजन, तो ये इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 27 सितंबर 2020 फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन हांगकांग। ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनके पास सेकंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल नहीं है। देखिए आपको बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन यानी जो क्वेश्चन करने से पहले वो आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा कि बेसिक कंडीशन में क्या कंडीशन है। तो अगर हम बात करें किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं, खास तौर पे किसी इंडिविजुअल का पता करते हैं, तो हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है। या तो वो इंसान 182 डेज और मोर रहे, ठीक है, या फिर एक और कंडीशन है 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर or 365 days in a 4 years preceding the previous year in total, right? तो ऐसे पर्सन जो इंडियन सिटीजन होती हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं, या फिर वो क्रू मेंबर होते हैं इंडियन शिप के, या फिर जो हमेशा के लिए बाहर सेट हो गया सिर्फ विजिट करने आता है इंडिया को, जिससे पिछला क्वेश्चन भी था, उनके पास सेकंड कंडीशन नहीं अवेलेबल होती रेजिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए। तो जो मिस्टर पंकज कपूर हैं उनका रेजिडेंशियल स्टेटस भी फर्स्ट बेसिक कंडीशन से ही पता करा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों बेसिक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है? फिर आप ये लिखेंगे कि मिस्टर पंकज कपूर के पास सेकंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक्सेप्शनल केस में आती है। फिर हम फर्स्ट चेक करेंगे। तो ये 27 सितंबर 2020 को इंडिया को छोड़ के गए और हमारा प्रीवियस ईयर 2021 ही है। पहले इनका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करा जाएगा और फिर हमें ये उनकी इनकम दे रखी है, उसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी कि वो ओआर है, एनओआर है या एनआर है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस पर। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर का चार्ट बनाया। हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर और खत्म होता है 31 मार्च 2021 को। अब ये इंडिया को लेफ्ट करते हैं 27 सितंबर 2020, यानी इससे पहले वो इंडिया में ही थे। तो हमें उनका स्टे काउंट करना पड़ेगा, तो प्रॉपर मंथ से हम उनका स्टे काउंट करेंगे। अप्रैल से लेकर 27 सितंबर तक वो इंडिया में थे, तो अप्रैल के 30 दिन, राइट? मई में 31 डेज, जून में 30th डे, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज और सितंबर में 27। ध्यान रखिएगा जिस दिन वो छोड़ के जाते हैं वो दिन भी इंडिया में ही काउंट करा जाएगा, राइट? तो 27 को भी वो इंडिया में ही थे क्योंकि एक दिन से बहुत फर्क पड़ जाता है, राइट? अगर आपका 181 आ रहा है और अगर एक दिन आप गलत ले लेते हैं तो 182 डेज से वो हट जाएगा, राइट? तो यहाँ पर आपने जिस दिन वो स्टे करते हैं, जिस दिन वो छोड़ते भी हैं, वो भी इंडिया के अंदर ही काउंट होगा। तो 27 दिन सितंबर में रहे। अब आप इन डेज को काउंट करेंगे तो टोटल 180 डेज बन रहे हैं, यानी मिस्टर पंकज कपूर 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे और सेकंड कंडीशन उनको अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस में आती हैं। तो क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो यहाँ पर पंकज कपूर का भी जो रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया वो क्या हो गया, ये एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है। अब जब हमें उनका एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस पता लग गया, उसके बाद हमने आपको इस चैप्टर यानी इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक टेबल बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपने इनकम टैक्सेबल करनी है और 8 नंबर बड़ी जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो नॉन रेजिडेंट के केस में बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ 4 ही चीजें टैक्सेबल हैं जो इंडिया में रिसीव हुई हैं या होंगी, इंडिया में ड्यू हुई हैं या होंगी, बाकी सारी चीजें नॉन टैक्सेबल थी अगर आपने देखा हो तो चलिए इनकम हमारे सामने है। यहाँ पर हमने डैश डैश डाला है, आपने पूरा फिल करना है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो फाइनली आप लिखेंगे मिस्टर पंकज का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट, अब हम उनकी इनकम टैक्सेबल कर रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम कहाँ रिसीव हुई है, इंडिया में, ड्यू भी कहाँ हुई है, इंडिया में। तो पूरा 2,50,000 रुपीज जो है वो टैक्सेबल होगा ही होगा, पंकज कपूर को यहाँ टैक्स देके ही जाना पड़ेगा। तो चलिए हमारा ये फर्स्ट अमाउंट हो गया। उसके बाद है फॉर द टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। अब देखिए वो सर्विसेज कहाँ रेंडर करी गई है, इंडिया में। तो इसका मतलब ड्यू तो ये इनकम इंडिया में हुई ना,
रिसीव हांगकांग में हुई, बट जब आपको ये मिल जाए रिसीव्ड इन इंडिया या ड्यू इन इंडिया, तो आपने बिना किसी टेंशन के कोई भी स्टेटस हो इनकम टैक्सेबल करनी है तो 45,000 रुपीज नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि ये ड्यू इंडिया में हुआ है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। देन फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन दुबई बट रिसीव्ड इन हांगकांग। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ड्यू दुबई में हुई, रिसीव्ड हांगकांग में हुई, तो यहाँ पे इंडिया में ना रिसीव हुई ना ड्यू हुई, तो ये वाली इनकम यहाँ पर नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल नहीं होगी। वैसे भी ये नॉन रेजिडेंट है, बाहर ही इनकम ड्यू हो रही है, बाहर ही रिसीव हो रही है, तो मतलब ही नहीं बनता इंडिया में टैक्सेबल हो, है ना? उसके बाद है इनकम अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन सिंगापुर व्हिच वाज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। ओके, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट की बात करी जाए तो बिजनेस कंट्रोल्ड भी अगर हो तब भी नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होता। सिर्फ 4 ही केस टैक्सेबल है। बड़े सिंपल से याद रखना है आपने, नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ 4 ही इनकम टैक्सेबल है। अगर इंडिया में रिसीव हो या रिसीव होने वाली हो या ड्यू होने वाली हो। तो अगर ये स्टेटमेंट यहीं पे ब्रेक करता, तो मैं इसको बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं करती। लेकिन ब्रैकेट में लिखा है 50,000 रिसीव्ड इन इंडिया। तो जितना आपको इंडिया में रिसीव हुआ है, वो तो भाई टैक्सेबल करना ही पड़ेगा ना, तो हमने टैक्सेबल कर दिया, राइट? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी। अब देखिए इंडियन कंपनी है तो ड्यू कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। तो इंडिया में ड्यू हुआ है या इंडिया में रिसीव हुआ है, नॉन रेजिडेंट के केस में यही तो 4 चीज़ें टैक्सेबल होती हैं। ठीक है जी? लास्ट, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन नेपाल रिसीव्ड इन हांगकांग। इंडिया का कहीं नाम ही नहीं है, ना तो इंडिया में रिसीव हुआ है ना इंडिया में ड्यू हुआ है। बाहर रिसीव हुआ, बाहर ड्यू हुआ, और वैसे भी ये नॉन रेजिडेंट है, तो मतलब ही नहीं बनता ना इन भाई साहब का ये टैक्सेबल करने का। तो इस तरीके से आप देखिए कितने ईजी तरीके से, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ अमाउंट आपको दे रखे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के बाद आपने वो अमाउंट रखनी है और सिर्फ ये बताना है कि ये टैक्सेबल है या नहीं है। अब आप इसका टोटल कर लेंगे तो इनकी जो टोटल इनकम है यानी टैक्सेबल इनकम जो है वो निकल कर आपके पास आ जाएगी, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और आपको इसके बाद 8, 9 जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है वो मार्क्स आपको पूरे मिल जाएँगे। इसके बाद हम और कोशिश करेंगे कि इसके और क्वेश्चन्स लेकर आएँ ताकि आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस पर और ज़्यादा नॉलेज हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।